नमस्कार। सोचिए हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर एक बहुत ही कीमती और जरूरी चीज है, डीएनए। जी। ये एक तरह की निर्देश पुस्तिका है जो बताती है कि कोशिका को क्या करना है, कैसे बढ़ना है, मतलब सब कुछ। लेकिन ये कीमती किताब ये लगातार खतरों से घिरी रहती है। हाँ, ये बात सही है। सूरज की किरणें हैं, खाने पीने की चीजों में मौजूद रसायन, यहाँ तक कि हमारी कोशिकाओं के अंदर चलने वाली सामान्य प्रक्रियाएं भी इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल। अगर इन गलतियों या कह लें नुकसान को ठीक ना किया जाए तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, गंभीर मुश्किलें। हाँ। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। डीएनए की मरम्मत करने वाली शानदार प्रणालियों की पड़ताल करेंगे। हमारे पास इस विषय पर एक अकादमिक लेख के कुछ हिस्से हैं। जी हाँ। हमारा मकसद है इन जटिल प्रक्रियाओं को आसान भाषा में समझना और ये जानना कि हमारी कोशिकाएं अपनी आनुवंशिक जानकारी को कैसे महफूज रखती हैं। कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मरम्मत कहने वाले सिस्टम कितने अलग अलग तरह के हैं और इतने जरूरी क्यों हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि डीएनए को आखिर किस तरह का नुकसान पहुंचता है। ये बेचारी निर्देश पुस्तिका किन मुसीबतों का सामना करती है? बिल्कुल। डीएनए असल में एक लगातार चलने वाली लड़ाई लड़ रहा है, आप कह सकते हैं। बाहरी हमले तो हैं ही, जैसे सूरज से आने वाली पराबैंगनी या यूवी किरणें। अच्छा, यूवी रेज। हाँ, ये किरणें डीएनए के ढांचे में एक खास तरह की गड़बड़ पैदा कर सकती हैं, जिन्हें पायरिमिडीन डाइमर कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो डीएनए के दो अक्षर आपस में गलत तरीके से जुड़ जाते हैं, ओ, जिससे वो हिस्सा ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, यानी सूरज की धूप से सीधे डीएनए पर असर होता है। और बाहरी खतरों में क्या है? पर्यावरण में मौजूद कई रसायन भी डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि? ये डीएनए के अक्षरों यानी बेस को बदल सकते हैं या उनमें कुछ अतिरिक्त रासायनिक समूह जोड़ सकते हैं। इसे अल्काइलेशन कहते हैं। सिगरेट के धुएं या कुछ औद्योगिक रसायनों में ऐसे एजेंट हो सकते हैं। बाप रे, तो खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है, कोशिका के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। अंदर भी काफी कुछ चलता रहता है। कोशिका के अंदर सामान्य कामकाज के दौरान भी दिक्कतें आती हैं, जैसे पानी के अणु वो कभी-कभी डीएनए से एक पूरा बेस ही हटा देते हैं। इसे डीप्यूरिनेशन कहते हैं। पूरा बेस ही गायब? हाँ, या फिर एक बेस रासायनिक रूप से बदलकर दूसरा बन सकता है, जैसे साइटोसिन का यूरेसिल बन जाना। इसे डीएमिनेशन कहते हैं। ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, पर डीएनए कोड के लिए ये बड़ी गलतियां हैं। और जब कोशिका अपनी कॉपी बनाती है, मतलब डीएनए प्रतिकृति, क्या तब भी गलतियां होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं। डीएनए प्रतिकृति एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसमें कभी-कभी गलत बेस जुड़ जाते हैं। सोचिए, लाखों करोड़ों अक्षर कॉपी करने हैं तो एक आध गलती की गुंजाइश तो रहती ही है। सही बात है। तो कुल मिलाकर नुकसान कई तरह का हो सकता है, एक अक्षर बदलने से लेकर डीएनए के दोनों धागों के एक साथ टूट जाने तक, जिसे डबल स्ट्रैंड ब्रेक कहते हैं। डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ये तो खतरनाक लगता है। हाँ, ये सबसे खतरनाक नुकसानों में से एक माना जाता है। बाप रे, ये तो वाकई ऐसा लगता है कि डीएनए हर तरफ से हमलों से घिरा हुआ है। ये जानना जरूरी है कि कोशिका अपनी आनुवांशिक जानकारी को कैसे बचाती है। तो इन अलग अलग तरह के नुकसानों से निपटने के लिए कोशिकाओं के पास क्या तरकीबें हैं? क्या कोई खास औजारों का बक्सा है इनके पास? बिल्कुल सही कहा आपने, एक तरह का टूल किट ही है। कोशिकाओं ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समय के साथ कई बहुत चालाक और स्पेशलाइज्ड मरम्मत के तरीके विकसित किए हैं। अच्छा। हाँ, मोटे तौर पर देखें तो कुछ मुख्य रणनीतियां हैं। एक है डायरेक्ट रिवर्सल, जिसमें एंजाइम्स सीधे नुकसान को ठीक कर देते हैं, मतलब जैसे किसी गलत केमिकल ग्रुप को हटा देना। ओके, सीधा रिपेयर। हाँ, फिर आता है एक्सिजन रिपेयर, जिसका मतलब है काटो और पैच करो। ये नाम सुना है। इसमें खराब हिस्से को काटकर निकाला जाता है और उसकी जगह नया सही हिस्सा लगाया जाता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, बेस एक्सिजन रिपेयर यानी बीईआर और न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर यानी एनईआर। बीईआर और एनईआर, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है मिसमैच रिपेयर या एमएमआर, जो डीएनए कॉपी करते समय हुई गलतियों को पकड़ता है। और आखिर में जब डीएनए के दोनों धागे टूट जाते हैं, मतलब वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक वाली बात, हाँ, तो उन्हें जोड़ने के लिए होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन यानी एचआर और नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग यानी एनएचईजे जैसे तरीके हैं। काफी सारे तरीके हैं। मतलब ये काटो और पैच करो वाला एक्सिजन रिपेयर सुनने में बहुत कारगर लगता है। ये कैसे काम करता है और इसके दो प्रकारों
BER और NER में क्या फर्क है? हाँ, ये कोशिकाओं की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मरम्मत रणनीतियों में से एक है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सीधा है। पहले पहचानो कि गड़बड़ कहाँ है, फिर उस खराब हिस्से को डीएनए के धागे से काट कर निकाल दो और फिर डीएनए के दूसरे सही धागे को देखकर खाली जगह को सही अक्षरों से भर दो। आखिर में उसे सील कर दो। अच्छा, यानी एक तरह से खराब हिस्से को हटाकर नया टुकड़ा लगा देना। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अब इसके दो मुख्य प्रकार BER और NER वो अलग अलग तरह के नुकसानों के लिए हैं। ओके। बेस एक्सिजन रिपेयर यानी BER वो छोटे पैमाने पर काम करता है। ये उन जगहों को ठीक करता है जहां सिर्फ एक बेस यानी अक्षर खराब हुआ है और डीएनए के ढांचे में कोई बड़ी विकृति नहीं आई है। अच्छा, छोटा मोटा डैमेज। हाँ, जैसे डीएमिनेशन से बना यूरेसिल या ऑक्सीडेशन से खराब हुआ कोई बेस। इसमें खास एंजाइम जिन्हें ग्लाइकोसिलेज कहते हैं वो सबसे पहले आकर सिर्फ उस खराब बेस को पहचानते हैं और हटा देते हैं, डीएनए की रीढ़ की हड्डी को छेड़े बिना। अच्छा, तो ये बहुत सटीक काम है, सिर्फ खराब अक्षर को हटाना, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। खाली जगह को सही अक्षर से भरता है और आखिर में डीएनए लाइगेज उसे चिपका देता है। पूरी टीम लगी है मतलब। हाँ हाँ। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी ये सिर्फ एक अक्षर बदलता है, शॉर्ट पैच BER, तो कभी 2-10 अक्षर बदल सकता है, लॉन्ग पैच BER। ये छोटे-मोटे रासायनिक हमलों को ठीक करने के लिए बहुत कुशल तरीका है। समझ गया। और दूसरा प्रकार न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर NER। ये कैसे अलग है? NER बड़े पैमाने पर काम करता है। ये उन नुकसानों को हटाता है जो डीएनए के ढांचे को बिगाड़ देते हैं, उसे विकृत कर देते हैं। अच्छा, जो स्ट्रक्चर को ही खराब करता है। हाँ, जैसे यूवी किरणों से बनने वाले पायरिमिडीन डाइमर जिनके बारे में हमने बात की थी। हाँ, वो जो जुड़ जाते हैं। या जब कोई बड़ा रासायनिक समूह डीएनए से जुड़ जाता है, ये नुकसान डीएनए को पढ़ने या कॉपी करने में बाधा डालते हैं। तो ये बड़े ढांचे को बिगाड़ने वाले नुकसानों के लिए है। हाँ, बैक्टीरिया में UVR प्रोटीन का एक समूह ये काम करता है। वो खराब हिस्से के दोनों तरफ डीएनए को काटते हैं, उस पूरे टुकड़े को जिसमें कई अक्षर हो सकते हैं हटाते हैं और फिर खाली जगह को भर देते हैं। पूरा सेक्शन ही बदल देते हैं। हाँ, यूकैरियोट्स यानी हम इंसानों जैसी जटिल कोशिकाओं में NER और भी ज्यादा विकसित है। इसके दो मुख्य रास्ते हैं। 2 रास्ते NER के अंदर भी। हाँ, एक है ग्लोबल जीनोम रिपेयर GGR, जो पूरे जीनोम में कहीं भी बड़े नुकसान को ढूंढकर ठीक करता है। कहीं भी, पूरी किताब में। हाँ, और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर TCR। ये खास तौर पर उन जीन्स पर ध्यान देता है जिनका उस समय ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो, यानी जिन्हें कोशिका उस समय पढ़ रही हो। वाह, यानी जो जीन ज्यादा जरूरी हैं, जिन्हें पढ़ा जा रहा है, उनमें हुई गड़बड़ी को जल्दी ठीक करने का खास इंतजाम है। कमाल है। बिल्कुल। TCR ये सुनिश्चित करता है कि जरूरी जानकारी का प्रवाह रुके नहीं। इस पूरी NER प्रक्रिया में कई प्रोटीन शामिल होते हैं जिनमें कुछ XP प्रोटीन भी हैं। XP प्रोटीन। हाँ, और अगर इन XP प्रोटीनों में कोई गड़बड़ी हो तो एक गंभीर बीमारी होती है जिसे ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोजम XP कहते हैं। ओहो, ये तो नाम सुना है। इस बीमारी में त्वचा सूरज की रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती है और स्किन कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि NER हमारी कोशिकाओं के लिए कितना जरूरी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर XP बीमारी का कनेक्शन। तो एक्सेशन रिपेयर छोटे और बड़े दोनों तरह के नुकसानों को संभाल लेता है। लेकिन आपने DNA कॉपी करते समय होने वाली गलतियों का भी जिक्र किया था। अगर गलती से गलत अक्षर जुड़ जाए तो कोशिका उसे कैसे पहचानती है और ठीक करती है? क्या इसके लिए भी कोई खास टीम है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक समर्पित प्रणाली है जिसे मिसमैच रिपेयर MMR कहते हैं। MMR। इसका काम है DNA कॉपी होने के ठीक बाद जांचना और उन जगहों को ठीक करना जहां गलत अक्षर जोड़े गए हैं, यानी जहां मिसमैच हुआ है। अच्छा, कॉपी चेक करने वाली टीम। हाँ, एक तरह से ये सिस्टम DNA कॉपी करने की सटीकता को 1000 गुना तक बढ़ा देता है। 1000 गुना? ये तो कमाल है। पर ये पहचानता कैसे है कि कौन सा धागा नया है जिसमें गलती हो सकती है और कौन सा पुराना जो सही टेम्पलेट था? ये तो मुश्किल होगा ना? ये एक बहुत ही चालाक तरीका है, खासकर बैक्टीरिया जैसे E. coli में। कोशिका पुराने DNA धागे पर एक खास रासायनिक निशान या टैग लगाती है। टैग? कैसा टैग? मिथाइलेशन कहते हैं उसे।
जब डीएनए कॉपी होता है तो नए धागे पर ये निशान तुरंत नहीं लगता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। तो एमएमआर सिस्टम इसी का फायदा उठाता है। कुछ खास प्रोटीन है जैसे म्यूट एस, वो मिसमैच को पहचानते हैं और दूसरे प्रोटीन म्यूट एल और म्यूट एच मिलकर नए बिना निशान वाले धागे को काटते हैं। ओह, मतलब टैग देखकर पहचान लिया कि ये नया वाला है, इसी में गलती होगी। बिल्कुल, फिर उस गलत हिस्से को हटाकर सही अक्षर लगा दिया जाता है। गजब तरीका है। ये न सिर्फ एक गलत अक्षर वाले मिसमैच को पहचानती हैं, बल्कि कभी-कभी कॉपी करते समय डीएनए धागे के फिसलने से जो छोटे लूप्स बन जाते हैं ना, लूप मतलब धागा फिसल गया। हाँ, जिन्हें इंसर्शन डिलीशन लूप कहते हैं, उन्हें भी पहचान कर ठीक करती हैं। ये तो बहुत डिटेल चेकिंग है। और इस एमएमआर सिस्टम का इंसानों के लिए क्या महत्व है? मतलब हेल्थ के हिसाब से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एमएमआर सिस्टम में गड़बड़ी हो तो डीएनए में गलतियां जमा होती जाती हैं, म्यूटेशंस बढ़ जाते हैं। और उसका नतीजा? इसका सीधा संबंध एक वंशानुगत कैंसर सिंड्रोम से है, जिसे हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर HNPCC या लिंच सिंड्रोम कहते हैं। लिंच सिंड्रोम? हाँ, इसका नाम सुना है। इस सिंड्रोम वाले लोगों में कोलन और कुछ अन्य तरह के कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये दिखाता है कि कॉपी करने की गलतियों को सुधारना कैंसर से बचाव के लिए कितना जरूरी है। बाप रे, यानी ये मरम्मत सिस्टम सीधे तौर पर कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े हैं। अच्छा, एक और स्थिति सोचिए। मान लीजिए डीएनए में कोई नुकसान हुआ है, लेकिन वो इतना बड़ा या जटिल है कि सामान्य डीएनए कॉपी करने वाली मशीनरी, वो पॉलीमरेज, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही, अटक गई है। और उससे कॉपी करने से पहले ठीक भी नहीं किया जा सका। तब क्या होता है? क्या कोशिका बस वहीं रुक जाती है? काम ठप? नहीं, काम ठप होना तो कोशिका के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और यहाँ कोशिका एक तरह का जुगाड़ या कह ले अंतिम उपाय अपनाती है। जुगाड़? डीएनए रिपेयर में जुगाड़? हाँ, कह सकते हैं। इसे ट्रांसलेशन सिंथेसिस, TLS, या कभी-कभी एरर प्रोन रिपेयर, गलती करने वाली मरम्मत ही कहते हैं। एरर प्रोन मतलब गलती करने वाली? हाँ, होता यह है कि सामान्य डीएनए पॉलीमरेज तो उस नुकसान वाली जगह पर अटक जाता है ना? हम? लेकिन कोशिका के पास कुछ खास तरह के स्पेशलिस्ट पॉलीमरेज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में पॉलवी। स्पेशलिस्ट? हाँ, ये स्पेशलिस्ट पॉलीमरेज उस नुकसान के आर पार डीएनए बना सकते हैं, भले ही टेम्पलेट ठीक से पढ़ा न जा रहा हो। आर पार बना सकते हैं, लेकिन अगर टेम्पलेट खराब है तो ये सही कैसे बनाएंगे? अंदाजे से? यहीं पर मुश्किल है। ये TLS पॉलीमरेज अक्सर कम भरोसेमंद होते हैं। वो नुकसान वाली जगह के सामने अंदाजे से कोई भी अक्षर लगा सकते हैं, मतलब वो श्योर नहीं होते कि सही क्या है। अरे, तो इसका फायदा ये है कि डीएनए कॉपी करने का काम पूरा हो जाता है और कोशिका शायद मरती नहीं, खासकर जब नुकसान बहुत ज्यादा हो। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इससे डीएनए में पक्की गलती या म्यूटेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। ओह, यानी कोशिका जिंदा रहने के लिए थोड़ी जेनेटिक गड़बड़ी का जोखिम उठाती है। बिल्कुल, ये एक तरह का समझौता है, जान बचाने के लिए गलती का रिस्क। बैक्टीरिया में ये अक्सर SOS प्रतिक्रिया का हिस्सा होता है, एक इमरजेंसी सिस्टम जो बहुत ज्यादा डीएनए नुकसान होने पर चालू होता है। SOS प्रतिक्रिया? हाँ, तो TLS एक जरूरी बुराई है जो मुश्किल समय में कोशिका को बचाती है, पर कभी-कभी म्यूटेशन भी पैदा करती है। ठीक है, तो हमने सिंगल बेस की गलतियों को समझा, बड़े नुकसानों को और कॉपी करने की दिक्कतों को, और ये TLS वाला जुगाड़ भी। लेकिन अब वो सबसे खतरनाक वाली बात, जब डीएनए के दोनों धागे एक ही जगह पर टूट जाएं, जिसे आपने डबल स्ट्रैंड ब्रेक कहा था। ये तो किसी किताब के पन्ने के बीच से फट जाने जैसा लगता होगा। ये तो बहुत खतरनाक होना चाहिए। कोशिकाएं इस तबाही से कैसे निपटती हैं? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। डबल स्ट्रैंड ब्रेक कोशिका के लिए सबसे खतरनाक डीएनए नुकसानों में से एक है। यकीनन, अगर इन्हें ठीक ना किया जाए तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के टुकड़े हो सकते हैं। टुकड़े हो सकते हैं? हाँ, वो गलत तरीके से जुड़ सकते हैं या पूरी तरह खो सकते हैं। इसका नतीजा कोशिका की मौत या फिर कैंसर हो सकता है। बाप रे। किस्मत से कोशिकाओं के पास DS20 को ठीक करने के लिए 2 मुख्य और बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। 2 तरीके हैं इसके लिए भी? अच्छा, कौन कौन से? पहला तरीका है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, HR। ये ज्यादा सटीक और भरोसेमंद तरीका है। इसे हाई फिडेलिटी मरम्मत कहते हैं। हाई फिडेलिटी मतलब एकदम सही? हाँ, काफी हद तक। ये टूटे हुए हिस्से को ठीक करने के लिए एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करता है। टेम्पलेट? कैसा टेम्पलेट? ये टेम्पलेट आमतौर पर उसी क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी होती है, जिसे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं,
और ये डीएनए कॉपी होने के बाद कोशिका में मौजूद होती है। अच्छा, वो जो एक्स शेप का क्रोमोसोम दिखता है उसकी दूसरी बाँ। हाँ बिल्कुल। इसीलिए एचआर मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के S और G2 फेज में काम करता है, जब सिस्टर क्रोमेटिड पास पास होती है और टेम्पलेट आसानी से उपलब्ध होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से बगल वाली सही कॉपी को देखकर मरम्मत करता है। हाँ बिल्कुल। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रोटीन शामिल होते हैं, जैसे RAD51 जो डीएनए धागों की अदला बदली में मदद करता है, और mRN कॉम्प्लेक्स जो टूटे हुए सिरों को पहचानकर मरम्मत की तैयारी करता है। क्योंकि ये टेम्पलेट का इस्तेमाल करता है, एचआर से होने वाली मरम्मत ज्यादातर एकदम सही होती है, कोई जानकारी खोती नहीं। ये रुके हुए डीएनए प्रतिकृति फॉक्स को फिर से चालू करने में भी मदद करता है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका लगता है, एकदम सटीक। फिर दूसरे तरीके की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एचआर हमेशा काम नहीं कर सकता। मान लीजिए डीएनए कॉपी होने से पहले ही टूट गया, G1 फेज में, तब तो सिस्टर क्रोमेटिड है ही नहीं टेम्पलेट के लिए। हाँ, तब क्या होगा? तब आता है दूसरा तरीका, नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग, NHEJ। हाँ, ये एचआर से काफी अलग है। ये एक तरह का फटाफट वाला जुगाड़ या क्विक फिक्स है। जैसा कि नाम से पता चलता है, NHEJ बस डीएनए के टूटे हुए दोनों सिरों को पकड़ता है और उन्हें सीधे आपस में जोड़ देता है, बिना किसी टेम्पलेट के। सीधे जोड़ देता है, बिना टेम्पलेट के? अरे, इसमें तो गलती का खतरा होगा। बिल्कुल। NHEJ का फायदा ये है कि ये तेज है और टेम्पलेट पर निर्भर नहीं है। ये कभी भी काम कर सकता है। लेकिन इसका बड़ा नुकसान ये है कि ये अक्सर गलतियां करता है, मतलब ये एरर प्रोन है। कैसी गलतियां? जोड़ने से पहले सिरों को थोड़ा काटा छाटा जा सकता है, जिससे कुछ अक्षर गायब हो सकते हैं, डिलीशन, या कुछ फालतू जुड़ सकते हैं, इंसर्शन। इसमें Q प्रोटीन है जो टूटे सिरों को पकड़ते हैं, DNAPK-CS है, और लाइगेज IV जैसे प्रोटीन शामिल होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। तो ये तेज है पर जोखिम भरा। फिर कोशिका इसका इस्तेमाल क्यों करती है? एचआर ज्यादा अच्छा नहीं है? एचआरए अच्छा है, पर हमेशा मुमकिन नहीं। और कभी-कभी तेजी से जोड़ना, चाहे थोड़ी गलती के साथ ही सही, टूटे हुए क्रोमोसोम को खुला छोड़ने से बेहतर होता है। खुला छोड़ना और भी खतरनाक हो सकता है। अच्छा, मतलब कुछ ना होने से तो यही सही। हाँ, और NHEJ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम के लिए? वो कैसे? एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर बनाने वाले जीन्स में विविधता लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, VDJ रिकॉम्बिनेशन। उसमें NHA एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर NHEJ सिस्टम में गड़बड़ी हो तो लोग रेडिएशन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, या उन्हें इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी की बीमारियां हो सकती हैं। समझ गया। ये सब तो बहुत ही जटिल और शानदार मशीनरी लगती है। इतने सारे अलग अलग रास्ते, प्रोटीन, और हर स्थिति के लिए अलग इंतजाम। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है जो इन सब पे नजर रखती हो, इन्हें कंट्रोल करती हो, खासकर जब कोशिका पर बहुत ज्यादा डीएनए नुकसान का हमला हो? मतलब कोई ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम? हाँ है। और एक और बात दिमाग में आ रही है, आपने यूकैरियोट्स का जिक्र किया जहां डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गुच्छों में लिपटा रहता है, जिससे क्रोमैटिन कहते हैं। क्या ये पैकिंग मरम्मत के काम में कोई रुकावट डालती है, उसे मुश्किल नहीं बनाती? बहुत अच्छे सवाल हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने। पहले कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। बैक्टीरिया में जब डीएनए को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है तो एक खास इमरजेंसी सिस्टम चालू होता है, जिसे SOS प्रतिक्रिया कहते हैं। SOS जैसे इमरजेंसी सिग्नल? हाँ बिल्कुल वैसा ही। एक सेंसर प्रोटीन है, रेखा, वो डीएनए के नुकसान को महसूस करता है, खासकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, और सक्रिय हो जाता है। ये सक्रिय रेखा एक दूसरे प्रोटीन लेक्सा को खुद को नष्ट करने के लिए उकसाता है। अच्छा। ये लेक्सा सामान्य तौर पर कई मरम्मत जीन्स को बंद करके रखता है, मतलब उन्हें दबाए रखता है। जैसे ही लेक्सा हटता है, ये सारे दबे हुए जीन, लगभग 40 जीन, वो चालू हो जाते हैं? 40 जीन एक साथ? हाँ। इनमें एक्सिजन रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, और यहाँ तक कि वो गलती करने वाले TLS पॉलीमरेज बनाने वाले जीन भी शामिल होते हैं। तो SOS प्रतिक्रिया एक तरह का रेड अलर्ट है जो कोशिका की पूरी मरम्मत मशीनरी को हरकत में ले आता है। गजब, यानी एक मास्टर स्विच जो जरूरत पड़ने पर सारे रिपेयर टीमों को एक्टिवेट कर देता है। बिल्कुल। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर, क्रोमैटिन।
हाँ, वो पैकिंग वाली बात। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए खाली नहीं पड़ा होता। ये हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों ओर कसकर लिपटा होता है, जैसे धागा चरखी पर लिपटा हो। इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं और ये मिलकर क्रोमैटिन बनाते हैं। ये पैकिंग डीएनए को सुरक्षित रखने में मदद करती है, नो डाउट। लेकिन ये मरम्मत करने वाले एंजाइमों के लिए नुकसान वाली जगह तक पहुंचना मुश्किल भी बना देती है। सोचिए, धागा कसकर लिपटा हो तो बीच में कुछ ठीक करना मुश्किल होगा ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर मरम्मत होती कैसे है? क्या पहले इस पैकिंग को खोलना पड़ता है? एकदम सही। मरम्मत शुरू होने से पहले उस जगह पर क्रोमैटिन की संरचना को ढीला करना या रीमॉडल करना पड़ता है। रीमॉडल करना? हाँ, इसके लिए दो मुख्य चीजें होती हैं। एक, हिस्टोन प्रोटीन पर खास रासायनिक निशान लगाए जाते हैं। जैसे जब डीएसबी होता है तो पास के हिस्टोन H2AX पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। इसे गामा H2AX कहते हैं। ये एक तरह का खतरे का झंडा है जो मरम्मत करने वाले प्रोटीनों को वहां बुलाता है। अच्छा, सिग्नल की तरह। बिल्कुल। दूसरा, कुछ खास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्रोमैटिन रीमॉडलर्स, जैसे SWSNF परिवार वाले। ये एटीपी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके न्यूक्लियोसोम को डीएनए पर सरकाते हैं या हटा देते हैं। जगह बनाते हैं मतलब? हाँ, ताकि मरम्मत एंजाइम डीएनए तक पहुंच सके। हाँ, मरम्मत पूरी हिलाने के बाद। हाँ, और मरम्मत पूरी हो जाने के बाद क्रोमैटिन को वापस उसकी पुरानी कसी हुई संरचना में लाना भी उतना ही जरूरी है। वापस पैक करना भी जरूरी है। हाँ, ताकि जीन ठीक से काम करे और डीएनए स्थिर रहे। तो हाँ, क्रोमैटिन सिर्फ पैकिंग नहीं है, ये मरम्मत की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है जिसे सक्रिय रूप से नियंत्रित किया जाता है। वाह! तो संक्षेप में देखें तो आज की बातचीत से ये साफ है कि डीएनए जो हमारी जिंदगी का आधार है, असल में कितना नाजुक है और लगातार खतरों का सामना करता रहता है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उतना ही आश्चर्यजनक है कि कोशिकाओं ने इसे बचाने और ठीक करने के लिए कितने विविध और कितने परिष्कृत तरीके ईजाद किए हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे छोटी मोटी रासायनिक गलतियों के लिए BER है, बड़े ढांचागत नुकसानों के लिए NER है, कॉपी करने की गलतियों को पकड़ने के लिए MMR है। हाँ, और सबसे खतरनाक डबल स्ट्रैंड ब्रेक से निपटने के लिए सटीक HR और वो तेज तर्रार NHEJ मौजूद है। और ये भी साफ है कि इन मरम्मत प्रणालियों में जरा सी भी चूक या खराबी के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हमने ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, लिंच सिंड्रोम और इम्यूनोडेफिशिएंसी जैसी बीमारियों का जिक्र किया। जी, ये सब दिखाता है कि ये सिस्टम सिर्फ कोशिका के रोजमर्रा के काम के लिए ही नहीं, बल्कि कैंसर और दूसरी जेनेटिक बीमारियों से हमें बचाने के लिए भी कितने बुनियादी और जरूरी हैं। ये सचमुच जिंदगी की निरंतरता के गुमनाम हीरो हैं। हाँ, इन मरम्मत रास्तों की जटिलता, उनका आपसी तालमेल और क्रोमैटिन जैसी संरचनाओं के साथ उनका इंटरैक्शन वाकई में प्रभावशाली है। कोशिकाएं अपनी जेनेटिक जानकारी की सुरक्षा के लिए एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करती हैं। इसमें नुकसान की पहचान है, सिग्नल भेजना है और फिर सही तरह की मरम्मत को अंजाम देना शामिल है। ये जीव विज्ञान का एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें लगातार नई खोजें हो रही हैं। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल से एक आखिरी सवाल मन में उभरता है। हमने देखा कि कुछ मरम्मत प्रणालियां, जैसे वो अंतिम उपाय वाली TLS या फटाफट जुगाड़ वाली NHAJ, कभी-कभी मरम्मत करते समय खुद ही नई गलतियां या म्यूटेशन पैदा कर सकती हैं। हाँ, एरर प्रोन वाली। हाँ, ये सिस्टम मुख्य रूप से कोशिका को किसी भी हाल में जिंदा रखने के लिए बने, है ना? जी। पर क्या ये मुमकिन है कि ये गलतियां, जो असल में स्थिरता बनाए रखने वाले सिस्टम का एक साइड इफेक्ट हैं, अनजाने में विकास यानी एवोल्यूशन का एक इंजन भी बन जाती हूं? दिलचस्प नुक्ता है। क्या ये कभी कभार होने वाले म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक चयन को वो कच्चा माल देते हैं जिस पर विकास काम कर सके, भले ही सिस्टम का मूल मकसद स्थिरता बनाए रखना ही क्यों ना हो? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। क्यों? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि स्थिरता और बदलाव के बीच ये संतुलन कैसे काम करता है। बिल्कुल।